गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की। हमारे जीवन के पथ को सरल बनाने वाले, सुगम बनाने वाले और हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाने वाले, मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले ऐसे सभी गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं विवेक राघव उन सभी अपने मेरे जो जीवन में जिन्होंने अब तक हमें अच्छी राह दिखाई, हमें नीले पेन से लाल पेन तक का सफर जिन्होंने तय कराया, ऐसे आदरणीय गुरुजनों के चरणों में मैं विवेक राघव बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उन शिक्षकों को, उन अपने गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ सभी देशवासियों को, सभी बच्चों को, सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विवेक राघव आप सभी का अपने YouTube चैनल DST विवेक सटीक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा कि शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है और गुरु की महिमा, गुरु का जीवन में होना अपने आप में एक अलग ही संदेश देता है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गुरु होता ही है, ठीक है। और गुरु का काम है कि अपने शिष्य का पथ प्रदर्शक अच्छा मार्गदर्शन करें, जिससे कि उसके जीवन में अनेक सफलताएं मिलें, अनेक कामयाबी मिले, वो अपने जीवन को सफल बनाए और गुरुजनों की कृपा से ही हम सब अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की तरफ, एक अच्छे पथ की तरफ ले जा सकते हैं। सभी देशवासियों को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु के लिए कहा गया है कि बात आती है जब कि गुरु और गोविंद, अगर दोनों में देखना हो तो सबसे पहले किसे आप चूज करेंगे, किसे आप इस निर्णय पर लेंगे कि हम पहले किन्हें अपने जीवन में लाएं। तो उनके लिए हमारे सनातन धर्म में एक दोहा भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दय बताए। कि गुरु गोविंद दो खड़े हैं। अब शिष्य के मन में विचार आता है कि वो किसके पैरों को पहले पड़े, किसके पैरों में पहले पड़े, किसके चरणों को स्पर्श करे, किसके आगे सबसे पहले नमन करे। तब कहता है कि बलिहारी गुरु आपने, हे गुरुदेव आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जो कि आपने हमें गोविंद के दर्शन कराए, गोविंद को बताया। ठीक है, तो ऐसे ही कहा गया कि हम सबसे पहले किसे लेकर के आए अपने जीवन में, तो गुरु को लेकर आए। गुरु ही हमें एक ऐसा पथ बताएगा, एक ऐसा मार्ग बताएगा जिससे हमें अपने जीवन में गोविंद के दर्शन होंगे, यानी कि ईश्वर के दर्शन होंगे और हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हर किसी के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर गुरु है वो हमेशा आपको एक अच्छी राह बताएंगे। अब बात आती है कि गुरु कहाँ है, कौन है। तो बात ये है कि हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति है और वो ऐसा काम करता है जिससे हमारा मार्ग सुगम बनता है, सरल बनता है, अच्छा बनता है, तो वो व्यक्ति हमारे जीवन में एक गुरु की ही भूमिका निभाता है। एक भूमिका किसी की निभाएगा, गुरु की ही निभाता है। तो वो व्यक्ति भी हमारा गुरु होता है। सबसे पहले हम अगर बात करें कि हमारे गुरु जो सर्वप्रथम जो पहले गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता हर व्यक्ति के प्रथम गुरु कहलाते हैं। और पहला विद्यालय की अगर बात की जाए कि हम सबका पहला विद्यालय होता है, वो हम सबका परिवार होता है। बच्चा जब भी कहीं किसी पाठशाला में, किसी विद्यालय में पढ़ने जाता है, उससे पहले बच्चा कुछ ना कुछ सीख के कहाँ से जाता है,
तो अपने परिवार से सीख के जाता है, अपने घर से सीख के जाता है, अपने माँ बाप से सीख के जाता है, अपने भाई बहनों से सीख के जाता है, अपने बुजुर्गों से सीख करके जाता है, अपने अभिभावकों से सीख करके जाता है। यानी कि कही जाए तो केवल इतनी सिंपल सी बात है कि हर बच्चे का जो पहला चरण होता है सीखने का, वो हमारा परिवार होता है, हमारा घर होता है। ठीक है, तो विद्यालय का जब नंबर आता है उससे पहले बच्चा कहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आता है, तो वो हमारे विद्यालय से आने से पहले हमारे अपने परिवार से सीख करके आता है। और कहा भी गया है कि प्रथम गुरु माँ को, प्रथम गुरु का जो दर्जा दिया गया है वो किसे दिया गया है? माँ को दिया गया है कि हमारी जो माताएं होती हैं वो हर बच्चे की प्रथम गुरु होती हैं। दूसरी बात कि हर बच्चे की जो नींव रखने का, जो हर बच्चे के जीवन को सुदृढ़ बनाने की जो नींव रखने का जो कार्य होता है वो हमारी माँ बाप ही रखते हैं। उस हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने का जो नींव रखने का कार्य करते हैं वो हमारे माँ बाप ही करते हैं, हमारे अभिभावक जन ही करते हैं। हमारे परिवार में ही हमारे जीवन की नींव रखी जाती है। अगली बात, दूसरी बात आती है कि अगर बात करें हम अपने गुरु की, बात करें हम अपने गुरु की, तो जो हमारे जीवन में अच्छा हमें रास्ता दिखाते हैं वो सभी हमारे गुरु की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर उन्हें मैं विवेक राघव सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब बात करते हैं कि आगामी अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है BSTV एक्सेट ट्रिक पर, उस पर हम तैयारी जो हमारी वीडियो अपलोड होती है वो हमारी कंपटीशन लेवल की तैयारी जो होती है उसकी हम वीडियो अपलोड करते हैं। कुछ वीडियो मैथ की पढ़ चुकी हैं, कुछ वीडियो हमारी हिंदी की पढ़ चुकी हैं, ठीक है, और एक दो वीडियो साइंस की और GS की पढ़ चुकी हैं। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस, देखो अभी जो पेपर हुआ है 31 अगस्त को, लास्ट जो पेपर हुआ था पुलिस का 31 अगस्त को, उस पेपर के बाद अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश की आगामी भर्ती जल्द ही शुरू करेंगे और उन्होंने कहा कि अनुमानित जो कुल पद होंगे वो पद होंगे हमारे 1 लाख, वो पद होंगे हमारे 1 लाख, यानी कि 1 लाख पदों पर भर्तियां करेंगे योगी जी ने कहा है। और इन 1 लाख पदों में 20,000 पदों पर हमारी बहनों को रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो महिला कैंडिडेट होंगी उन्हें कितने पद, उनके लिए रिजर्व पद कर दिए जाएंगे 20,000 के। 20,000 पदों पर हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को लगाया जाएगा। दूसरी बात है, अब बात आती है कि परीक्षा की तैयारी की रणनीति कैसे बनाए। तो परीक्षा की जो तैयारी है, पेपर तो आएगा, भर्ती आएगी, लेकिन पेपर की जो तैयारी करें, वो परीक्षा की जो तैयारी करें वो किस प्रकार से करें जिससे कि हमें सफलता मिल सके। तो परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बढ़िया बात है कि सबसे पहले आप अनुमान लगाओ कि सिलेबस क्या है हमारा। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अगर हम सबसे बड़ा पोर्शन देखें, एक GS, फिर एक हिंदी, 4 पोर्शन में बांट देते हैं, फिर एक मैथ और फिर आता है हमारी रीजनिंग, फिर आती है हमारी रीजनिंग। ठीक है, इतनी बात होती है। तो अगर बात करें तो इनमें जो नंबर मिलाए जाते हैं, जे इन दो का बात करें तो 75 प्रश्न आते हैं, इन दो की बात करें 75 प्रश्न आते हैं, इन दो की बात करें इन 2 से 75 प्रश्न बनते हैं। यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो 150, अगर कुल प्रश्न देखें तो 150 प्रश्न बनते हैं। और 150 प्रश्न में हमें 120 प्रश्न सही करके अगर आते हो तो सिलेक्शन आप अपना पक्का मान सकते हो कि सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, देखो बात क्या है, जैसे कोई कट ऑफ उठती है तो कट ऑफ में कोई मान लो टॉप करता है, कोई मान लो नहीं लास्ट पोजीशन कोई रहता है। अगर कोई बंदा लास्ट पोजीशन कर भी अगर जॉब पाता है तो एक बात बताओ, जो जिसने टॉप किया, जिसने लास्ट पोजीशन पाई,
पेमेंट तो एक रहेगा, काम एक रहेगा, सब चीज एक रहेगी, तो दिक्कत क्या है। तो कुल मिला के इतनी बात याद रखना चलनी है। अपने आप में एक बात याद रखो कि हमें केवल और केवल एक सीट अपनी पक्की करनी है। अपने मन में ऐसा दृढ़ विश्वास जगाओ, अपने मन में ऐसी दृढ़ता लेकर आओ कि हमें केवल एक सीट चाहिए। आपकी 60,000 ना चाहिए, आपकी 50,000 ना चाहिए, आप जितनी वैकेंसी निकालते हो उतनी वैकेंसी में से हमें केवल और केवल अपनी हमें एक सीट क्लियर करनी है। अब इस एक सीट के लिए हमें अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी, उस रणनीति के अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई, जैसे मान लो आज गुरु दिवस है, शिक्षक दिवस है, एक शिक्षक जब अपने बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है, एक या ले ले माता पिता ले ला कि अब माँ बाप भी है, माँ बाप भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा अधिक से अधिक अच्छा बने, होशियार बने और वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े। ऐसी गुरु की बात होती है कि गुरु और शिक्षक भी जब भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, गुरु जब भी अपने बच्चे को पढ़ाता है, तो ये मान के चलिए वो एक रणनीति बना के चलता है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार सिखा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में सामने बैठे हुए बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएं कि हर चीज समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसी बात करते हैं कि हमें भी अपनी रणनीति बनानी पड़ती है कि जब हम कंपटीशन लेवल पर पहुंच जाते हैं, वो जो पढ़ाई है एक तरह से जो मान के चलिए एक नौकरी की पढ़ाई है कि हम अपनी आने वाले जीवन को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हम मेहनत करते हैं। तो क्यों ना वो मेहनत ऐसी की जाए जो आगे जाके नाम हो जाए, कोई मेहनत ऐसी की जाए कि आगे जब भी बढ़े तो हमें हमारे जीवन में जिसके लिए हमने मेहनत की हो वो हमें प्राप्त हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर रही है तो 4 चीजें हैं, जीएस है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है। वो कहता है 75-75 के 2-2 पोर्शन है, जीएस हिंदी को मिला तो 75 प्रश्न बनेंगे, मैथ रीजनिंग को मिला तो 75 प्रश्न बनेंगे। इनका अगर अलग अलग देखो तो 38-37 शायद बनता है, और इसका भी बनता है तो 38-37 बनता है। लेकिन जो 38 मैथ के हैं इसमें से 18 इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ रह जाते हैं 20, और रीजनिंग के लगभग बन जाते हैं 55। लेकिन बात करते हैं इस 55 के चक्कर में जो बच्चा है वो इसको छोड़ देता है, मैथ को छोड़ देता है, जो 20 पर ध्यान नहीं देता है। वो जो कहता है जी 55 कवर करो, जी किसे कवर करो, जी 55 कवर करो, और इन 55 के चक्कर में इस 20 में से कम बहुत से प्रश्न छूट जाते हैं, बहुत सी तैयारी छूट जाती है, जिस वजह से तैयारी नहीं करते हैं लोग बाग, तैयारी नहीं करते हैं और अनुमान लगाते कि किस प्रकार से तैयारी की जाए। तो वो रीजनिंग पर पढ़ जाते हैं, हिंदी पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो और बाकी ये नंबर अच्छे बन जाते हैं। लेकिन हमें हर चीज को देख करके चलना है, क्योंकि मैथ जो है, मैथ साफ साफ लिख के देता है वो 38 प्रश्न बना के देता है। अब 38 में 18 यहाँ दे देता है, लेकिन वो भी संबंध किससे होंगे, मैथ से संबंधित होंगे, गणित से संबंधित होंगे। तो इन दोनों को ही पढ़ करके हमें अपने तैयारी के आगे चलना है। ठीक है, रणनीति जब भी बनाओ किसी को छोड़कर मत बनाओ। जैसे अगर एक टीम है कोई भी किसी भी खेल की ले सकते, तो अगर एक टीम है, अगर उसमें कहा जाए कि हम 2 लोग को छोड़ेंगे कि जो 2 बहुत बढ़िया हैं और बाकी के और 2 कुछ खराब हैं, तो अगर ये कहा जाए इन 2 को छोड़ेंगे हम मैदान पर उतरने, तो उस तरीके की तैयारी करके नहीं जा सकते, उस तरीके की वहां मेहनत नहीं कर पाओगे जहां वो दोनों भी साथ में होंगे। तो कुल मिला के इतना है, हर एक को साथ लेके चलना है, थोड़ा हर एक को साथ लेकर के चलना है। और दूसरी बात यह कि जॉब वही व्यक्ति पाता है जिसका औसत सही होता है, एवरेज सही होता है, एवरेज सही होता है, वो व्यक्ति जॉब सबसे पहले पा जाता है। जैसे एक कहीं पर भी देखा होगा कि कोई है कि एक पोर्शन बहुत अच्छा है कि किसी व्यक्ति को जीएस बहुत अच्छा है, बाद बाकी 3 खराब है या 2 खराब है, 2 अच्छे हैं 2 खराब है, फिर भी वो व्यक्ति क्या होता है, सिलेक्शन नहीं ले पाता है। कारण वो यही होता है कि उसका जो एवरेज है वो एवरेज में नहीं बैठ पाता है। अगर ये कहा जाए कि इनमें से हमें 33 प्रश्न लगाने हैं, सब में 33 लगाने हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाता है, वो क्या काम करता है, जहाँ 38-37 लगाता है, लेकिन यहाँ वो 30 का एवरेज नहीं दे पाता है, तो फिर क्या काम होता है, वो
असफल हो जाता है, वो सक्सेस नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जब भी कोई परीक्षा पास करता है, एवरेज का अगर कोई व्यक्ति है तो एवरेज वाला नौकरी सबसे पहले पकड़ लेता है, ले जाता है। तो कुल मिला के बात है, हमें किसी को छोड़ के नहीं चलना है, फिर चाहे वो मैथ की बात हो, रीजनिंग की बात हो, हिंदी की बात हो या जीएस की बात हो। जीएस और हिंदी की अगर बात करें तो जिनके प्रश्न हम कहते हैं 75 प्रश्न आते हैं हमारे, और 38 और 75 जो आता है वो मैथ और रीजनिंग के आते हैं। हमें सबका पोर्शन पढ़ के चलना है आगे। अगर कही जाए कि हम अनुमान कहते हैं कि सब प्रश्न तो नहीं लगा सकते, कि सब प्रश्न नहीं लगाते हैं, तो क्या काम करोगे। अगर हम मान के चलेंगे जीएस, जीएस अधिकतर लोगों की मान के चलते हैं कि गलत होती है, तो हम कहते हैं ज्यादा प्रश्न के समय मान लो हम कहते हैं 12 प्रश्न गलत हो गए। कितने गलत हो गए? 12। ठीक है, 12 अगर हम कहते हैं कि 12 प्रश्न गलत हो गए, इनमें कितने कितने गलत हो गए? मान लो 5 5 5 5 5 इनमें गलत मान लो, तो 5 10 15 और 12 27। जो कैसे कहते हैं 27 जो प्रश्न है वो हमारे कैसे हो गए? गलत हो गए। 27 प्रश्न हमारे गलत हो गए। अब बचे कितने? तो बचे कितने? 123। 123 प्रश्न बचे। अगर 123 प्रश्न सही करते हो तो जी बताओ कहाँ का सिलेक्शन नहीं होगा? जो केवल इतनी बात बताओ कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बता। 123 प्रश्न काफी होते हैं अगर लगा के आते हो, 150 में से 100 120 123 115 110 अगर इतने प्रश्न लगाते हो तो काफी प्रश्न लगा के आओगे। तो एक बात बताओ, अगर हम 5 प्रश्न रीजनिंग में यानी कुछ टॉपिक ऐसे छोड़ दें जो 5 गलत हो जाए, मैथ में कोई हमें ज्यादा कठिन लगता है उन्हें हम ना पढ़े, 5 मान लो गलत हो गए। हिंदी में भी मान लो 5 प्रश्न गलत हो गए। जीएस में मान लो 12 गलत हो गए। फिर भी हमारे प्रश्नों की संख्या 123 बचती है। अगर 123 प्रश्न आप सही लगाते हो तो गारंटी मानी कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर भी लेकिन बात कहाँ आती है, बात फंसती कहाँ है? तो बात यहाँ पर फंसती है कि हम जो तैयारी करते हैं वो तैयारी इन पर करते हैं कि जे 12 सही हो जाए, जे 5 सही हो जाए, जे 5 सही हो जाए, जे 5 सही हो जाए। इन 5 के चक्कर में हम अपने बाकी के 33 32 जे छोड़ के प्रश्नों को उन 5 12 पे लग जाते हैं, जिसके कारण हमारा ज्यादा वाला पोर्शन छूट जाता है कम वाले पोर्शन के चक्कर में। क्यों? वो अब मान लो कोई चीज है हमें नहीं आती है, कोई चीज है हमें नहीं आती, जैसे मान लो खाना है या कोई सब्जी आपके सामने रखी गई, वो सब्जी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वही सब्जी अगर कहीं गई और वही सब्जी रखी गई तो आप उस जगह खाना तो खाओगे लेकिन उस मन से नहीं खाओगे जिस मन से खाना चाहिए। तो बात वहीं पर है कि जो चीज हमारे मन को ना भाती हो, और वही चीज अगर कोई सब्जी ऐसी रख दी जाए कि जो आपके मन को बहुत भाती हो, तो देखते ही खन खा जाओगे फटाक से, इधर के पेट भर के खाओगे, बाहर में जाए दुनियादारी, फिर इधर उधर ना देखोगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सब्जी आई कि जो बिल्कुल मन को ही नहीं भाती है, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो कितनी भी कोशिश करना उस वो से खाने के लिए मन में जरूर बात चलेंगे, अरे कहाँ से सब्जी रख दीजिए, बहुत बेकार है। ऐसी बिल्कुल पढ़ाई से संबंध होता है कि जौन से विषय में हमारा मन लगता है, जौन से टॉपिक में हमारा मन लगता है, उन टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बाद बाकी में तो हम केवल लीक पीटने का काम करते हैं, केवल टाइम काटते हैं हम, और कोई काम नहीं करते हैं। तो केवल सभी लोगों से यही अनुरोध है कि सबसे पहले उन टॉपिकों को तैयार करो जो सरल होते हैं, जो सरल होते हैं और हमें अधिक से अधिक नंबर परीक्षा में दिला सकते हैं। जे 2 4 5 नंबर के पीछे भागने की बजाय 30 32 नंबर के पीछे भागो तो तैयारी गारंटी से बहुत बढ़िया तैयारी होगी। तो हर परीक्षा कोई भी एग्जाम देना चाहिए। तो खैर हम मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश अगर बात करें, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की, जैसे शिक्षक दिवस है तो हम शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो शिक्षक भर्ती में नहीं अपनी एक रणनीति बनाओ, अपनी एक रणनीति बना के चलना तो गारंटी कामयाब हो जाओगे। कि कौन सी चीज पढ़नी है, किस किस अनुपात में पढ़नी है, कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, इन सब चीजों को पहले लिखना, उन पर मंथन करना, विचार करना, फिर अपनी तैयारी में जुट जाना। तो कुल मिला के इतनी बात है, हमें सब सीट से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें एक सीट से मतलब है, एक सीट हमें मिल जाए, बाद बाकी कोई भी लगता
रहे। दूसरी बात हमने कहा कि एवरेज, अपना एवरेज अच्छा करके चलोगे तो गारंटी से सफलता मिल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता अगर एवरेज आपका, हर एक का एवरेज बढ़िया है। अगर 30-30 सम में करके चलते हो, 30-30 चारों में करके चलते हो, 120 अपने आप पहुंच जाओगे, 120 अपने आप पहुंच जाओगे। एक में कम करते हो, एक हम बढ़ा दो, मान लो जीएस हम 25 रहते हैं, 5 किसी में बढ़ा दो, सब में 5 बढ़ा दो, एक एक दो दो नंबर सब में बढ़ा दो, गारंटी है कि सिलेक्शन होगा। कौन रोक लेगा सिलेक्शन? एक पोर्शन अगर गड़बड़ करता है कि 4 या 5 नंबर हमें कम दे के जाता है, तो उसके एवज में एक सब्जेक्ट को ऐसा बना के चलो जो वो हमारे एवरेज को ठीक करके चले। 120 का एवरेज है हमारा, 30 का एवरेज है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर मान लो 20 रह जाते हैं तो 10 कम। अब 3 पोर्शन बचे, 3 पोर्शन में हमें 10 को बढ़ाना है, तो क्या क्या 3-3 बढ़ाने हैं, यानी 33 लगाने, अब 33 लगाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी होगी वो बहुत ही बढ़िया तैयारी बनेगी। इनमें भी जीएस में ये पढ़ना कि कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है, पता चले कि हम कोई टॉपिक पढ़ते रहे, जीएस हम पढ़ते रहे, वो सिलेबस में है ही नहीं, तो पढ़ने से क्या फायदा है। ऐसे ही हिंदी में है कि हिंदी में कोई टॉपिक हम पढ़ते दिन रात एक किया हो, बहुत मेहनत, घर वाले देखते हैं कि बच्चा हमारा बहुत पढ़ता है, पढ़ता क्या है वो बच्चे को भी नहीं पता, पढ़ता क्या है ये बच्चे को भी नहीं पता। पढ़ता बहुत है, दिन रात पढ़ता है, लेकिन टॉपिक कौन सा आना है परीक्षा में वो नहीं पढ़ता है। अब जब परीक्षा देने जाएगा, पेपर सामने देखेगा, अब वो मूड पटकेगा, सिर को पकड़ेगा कि अरे मैं क्या पढ़ता रहा, पेपर में क्या आया। पेपर देने के बाद फिर ये लगता है कि जो परीक्षा है बहुत सरल है पेपर, अब की बार जो पढ़ेंगे तो अब की बार कर जाएंगे। फिर घर आकर के 2-3 दिन फिर सोचते हैं कि अब पढ़ेंगे, कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये तैयारी करेंगे, लेकिन जैसे ही 4-5 दिन गुजरते हैं फिर ये लगता है कि अब भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती आएगी तब हम तैयारी करेंगे। ऐसा ही सब बार हुआ कि जब पेपर पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का, तो वो पेपर क्या है, अराजक तत्वों के द्वारा आउट करा दिया गया और सरकार तक वो खबर पहुंची, सरकार को पेपर आउट कैंसिल करना पड़ा, वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पर परीक्षा रद्द करने का कारण केवल एक ही होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो होनहार बच्चे होते हैं, जो लगभग एवरेज के नंबर लाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है पेपर आउट होने के कारण। इस वजह से अगर कोई सही गवर्नमेंट है, तो सही मायने में गवर्नमेंट है, तो सही मायने में सरकार चल रही है, तो वो परीक्षा को रद्द ही करेगी, क्योंकि उन्हें नकल वाले बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें जो मेहनत करते हैं वो बच्चों को वो लेकर जाना चाहते हैं। इसी वजह से कहा गया कि योगी जी ने क्या काम किया, उस भर्ती को, पेपर को, परीक्षा को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर पुनः परीक्षा कराई जाए, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या काम करा, उन्होंने, उनके मन में बात उनकी भी नहीं है, उनके जो आसपास जो लोग रहते हैं, उन्हें जो मिलने वाले, जो गाइड करने वाले जो लोग होते हैं, वो उन्हें मिसगाइड कर देते हैं। वो जो कहते हैं वो सीधी सीधी झोंक देते हैं, अरे देखते हो गवर्नमेंट है, ऐसी सरकार है, पेपर आउट करा देती है, पेपर कराना ही नहीं चाहती, अब पेपर पता नहीं कब होगा, अब पेपर पता नहीं कब होगा। तो उनके मन में ये फितूर बैठा दिया जाता है, उनके दिमाग में ये अफवाह बैठा दी जाती है कि हाँ ये सब कुछ सरकार की ही गलती से हुआ है। लेकिन जब गवर्नमेंट कहती है कि मैं 6 महीने में पेपर कराना है, ठीक है, तब बच्चा वही कहता है कि अरे जी कैसा पेपर करा लेंगे। वो बच्चा क्या, वो वही लोग कहते हैं जो आसपास के लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग ये कहते हैं अरे कैसे भी जब परीक्षा ना हो रही, अब कहा वैसे ही लगे पड़े हो यहाँ में, है कोई और काम देखो और कोई धंधा देखो, इस समय कहाँ लगे पड़े हो, जी पेपर आउट हो जाता है कि जी होता है कि बे होता है। तो अब की बार क्या काम हुआ, योगी जी ने कहा, सीधा सीधा कह दिया कि 6 माह में पेपर कराना, और 6 माह के अंदर पेपर हो भी गया, 6 माह के अंदर पेपर हो भी गया। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये फितूर बैठा दिया गया कि परीक्षा नहीं होगी, जिसके कारण उन्होंने अपनी तैयारी को छोड़ दिया और तैयारी नहीं की। अब जब परीक्षा की डेट आई 1 महीना या 1.5 महीना पहले, फिर वो क्या कर लेते, 2 महीने में रिवीजन नहीं होता है सही से परीक्षा, तैयारी की तो बात ही छोड़ दो। तो कुल मिला के इतनी बात है कि अपने जो मिसगाइड करने वाले लोग हैं, अपने और पास उन लोगों से सावधान रहिए, उन लोगों से दूरी बनाए रखिए। वो आपके गुरु की, वो आपके शिक्षक की भूमिका कभी भी नहीं निभा सकते, वो आपके अभिभावक की भूमिका भी नहीं निभा सकते हैं। कुल मिला के इतनी बात है, आप जो कार्य कर रहे हैं अपने कार्य पर विश्वास रखिए,
दृढ़ता लाइए कि मैं ऐसा काम करके रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे सफल बने, सफलता हासिल करें, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ऐसे पद पर पहुंच जाए जिससे कि हमें भी उन पर गर्व हो। एक माँ बाप, अभिभावक, अभिभावक के अलावा एक फिर गुरु आता है, एक शिक्षक आता है जो हमें पढ़ाता है, जो हमें सिखाता है। फिर वो और उसका जब नंबर आता है तो वो भी क्या काम होता है, खुश होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है, एक बात और आती है, कुछ बच्चों के मन में रहता है कि हम पढ़ते हैं गुरुजी लेकिन हमें याद नहीं होता है। हमें क्या नहीं होता है, याद नहीं होता है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि याद नहीं होता है। देखो, जैसे एक मशीन होती है, जैसे एक मशीन होती है, मशीन को छोड़ो, हम अपने मोबाइल को ले लेते हैं कि मोबाइल है। अब मोबाइल लेकर आए और मोबाइल में कोई चीज हम भर रहे हैं, कोई चीज भर रहे हैं, तो मोबाइल में एक डाटा लिमिट का भर सकते हैं। मोबाइल की भी एक मेमोरी जो होती है उसकी भी एक क्षमता निश्चित होती है। उस क्षमता के अनुसार ही हम उस मोबाइल में कुछ चीजों को डाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, मेमोरी होती है। हमारे भी शरीर की एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी में हम निश्चित लिमिट की चीजों को भर सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ चीजें हमें याद रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो भूलते नहीं है, वो चीजें क्या होती हैं, हमें हमारे दिमाग में रहती तो हैं, रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक चीज को तुम 2 या 3 बार पढ़ लो, एक चीज को 2 या 3 बार, ज्यादा करो 4 बार पढ़ लो। कि 4 बार कोई चीज अगर हम लगातार पढ़ते हैं वो चीज, और फिर आप प्रैक्टिस पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ और उसमें वही प्रश्न देखना जो प्रश्न की आपने तैयारी की हो, जो प्रश्न की आपने तैयारी की हो, जो टॉपिक पढ़ाओ उसी के प्रश्न देखना। तो ये गारंटी लेता हूं कि उस प्रश्न जब लगाओगे, जो ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन देखने के बाद आपको वो पृष्ठ तक याद आ जाएगा जिस पृष्ठ पर आपने पढ़ा होगा। और नहीं, आंखें बंद करके देखना, अगर कोई किताब पढ़ी होगी उस किताब का वही पृष्ठ आपके और पास चलेगा, उस प्रश्न वाला जो उस पृष्ठ पर जो प्रश्न लिखा होगा, जिसके ऑप्शन आप पढ़ रहे होंगे, वो ही प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपके किताब के वही पेज चल रहा होगा आपके दिमाग में। तो ये चीजें होती हैं, तो कुछ चीजें होती हैं मेमोरी में रहती हैं लेकिन हमारी जबान पर नहीं आती है। हमारे दिमाग में ये नहीं लगता कि हमें याद हो रही है या नहीं, हमें यही लगता रहता है कि हमें याद नहीं हो रही है, लेकिन वो याद रहती हैं। वो याद रहती हैं, वो कब याद आती हैं, तो वो याद आती है ऑप्शन को देखकर। कब याद आती है, ऑप्शन को जैसे ही देखते हैं वैसे ही हमें याद आ जाती हैं। ठीक है, तो इतनी बात याद रख के चलना है कि हमें ये टेंशन नहीं लेनी कि हमें चीजें याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हमें कुल मिला के एक बात याद रख के चलनी है कि 2 या 3 बार या 4 बार कोई चीज हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ चीजें हमें याद बनी रहती हैं। और फिर जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो वो उसे हम लगाने में हमें बहुत आसानी होती है, बहुत सरलता होती है। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी है कि जब भी कोई पेपर दो, कोई भी परीक्षा दो, उस परीक्षा की तैयारी, उसकी रणनीति ऐसी बनाओ, ऐसी मजबूत रणनीति बनाओ जिससे कि आपकी परीक्षा में हमेशा सफलता ही मिले। ठीक है, एक चीज देखी होगी कि कुछ लोगों को देखा होगा कि जो लोग कम पढ़ते हैं, अरे जो कम पढ़ते हैं और ज्यादा नंबर लेके आते हैं, और एक और होता है कि जो ज्यादा पढ़ता है और वो नंबर कम लाता है। बात वहीं पर आ जाती है कि जो बंदा वो पढ़ता है, वो तैयारी बंदा करता है, वो अपने फिक्स तैयारी करता है, वो सिलेबस के अनुरूप तैयारी करता है कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का अभी पेपर देना है 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक मैं उसी के टॉपिक को पढ़ता हूँ, वही टॉपिक को पढ़ता हूँ। तो जी मान के चलिए कि उसके नंबर ज्यादा आए, वो कम कम देर पढ़ता है। क्यों ज्यादा देर पढ़ता है? और एक बंदा है वो क्या पढ़ता है, वो उसने किताब उठा ली, वो दे धनाधन लगा पड़ा है, चैप्टर पे चैप्टर, चैप्टर पे चैप्टर पढ़ता रहता है, लेकिन पेपर के टाइम पे वो क्या काम करता है, जो मेन टॉपिक है वो ही पढ़ के नहीं जाता है, तो नंबर फिर रह जाते हैं, नंबर रह जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात है कि हमें कोई चीज छोड़ के नहीं चलनी है, हर चीज को पढ़ के चलना है। मैथ रीजनिंग को एक साथ पढ़ के चलना है, जीएस और हिंदी को एक साथ पढ़ के चलना है। ठीक है, जीएस और हिंदी, मैथ और रीजनिंग के टॉपिक एक साथ लिखो, एक साथ लिखो। उनमें से जो देखो कि कितने टॉपिक हमें दोनों में से आते हैं, दोनों में से कितने टॉपिक हमें आते हैं। अगर दोनों में से जितने टॉपिक आते हैं उन्हें अलग हटाओ। अब जो देखो कितने टॉपिक हमें नहीं आते, दोनों के टॉपिक लिखो क्रम से, दोनों के टॉपिक लिखोगे तो उनमें कुछ टॉपिक जो हैं वो कैसे मिल जाएंगे, कॉमन मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक हमें कॉमन मिल जाएंगे, उन कॉमन टॉपिकों में अलग करो,
फिर जो आते हैं उन्हें अलग करो, जो नहीं आते हो उन्हें अलग करो। ठीक है, अब जो टॉपिक नहीं आते उनमें जब देखो, इनमें सबसे हार्ड कौन से, जिनमें हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, उन्हें बिल्कुल अलग कर दो। कुछ ऐसे निकाले के लाओ जिनमें हमारा थोड़ा मन लगता है, और कुछ ऐसे निकाले के लाओ जिन्हें हम पढ़ने में ज्यादा अच्छे हैं, रुचि दिखाते हैं। तो बस वही पोर्शन पहले उठाओ, फिर दूसरे में कम अच्छे, जो जिनमें हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता वो एक साइड डाल दो, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जब आपको अगर ये लगे कि अब हमारा सिलेबस पूरा हो गया है, ये हम पूरे टॉपिक पढ़ चुके हैं अपने, तब फिर वो टॉपिक उठाओ जो हमारे मन को बहुत कम अच्छे लगते हैं, जो हम पढ़ना ही नहीं चाहते, उन्हें फिर भी उठाओ, उनमें कुछ कुछ देखो, मोटी मोटी चीजें देखो, और फिर पढ़ के चले जाओ। गारंटी है कि जरूर आपका जो भी होगी, जो भी परीक्षा होगी, उसमें अच्छे नंबर पाओगे। केवल अपनी रणनीति को मजबूत बनाओ। ठीक है, एक बार यहाँ तक हमारी बात हो गई उत्तर प्रदेश पुलिस की आगामी भर्ती की। अनुमानित पद बताए, परीक्षा की तैयारी कैसी करनी है, कैसी रणनीति बनानी है, कैसे कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, किन किन को साथ में लेके पढ़ाई कर सकते हैं, कौन सी टॉपिक पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं, इन सब पर हमने चर्चा की। और उन्हें एक बार, आज 5 सितंबर है, तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। और सभी से एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, और वीडियो पर कमेंट किया करें कि कैसी लगी वीडियो, कैसी। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आती है तो वो कमेंट करके बता दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब और करा दें सब ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हम आप सबके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था कर सकें, लाइव क्लास हम चला सकें। ठीक है, और बाकी सबको जय श्री राम, राधे राधे, और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।